बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इफ़ाम के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बजट 2022 पर जनाब डॉक्टर जावेद आलम साहब माहिर माशियात से मुख्तसर सा तज्ज़िया समाअत किया था। तज्ज़िये में ये बात आई थी कि एक उमूमी ट्रेंड ये है कि जो बजट हमें अलॉट किया जाता है, हुकूमत जो बजट अलॉट करती है बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के लिए, उस बजट का तकरीबन 25% हिस्सा इस्तेमाल में नहीं आता। जहां ये कमज़ोरी हुकूमत की है कि वो पूरा बजट इस्तेमाल नहीं करती, वहीं कहीं ना कहीं ये ज़िम्मेदारी शहरियों की भी है। अगर हम बाशऊर शहरी हैं तो हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए और हमें वो हिकमत अमली अख्तियार करना चाहिए जिससे कि हम बजट का पूरा हिस्सा, बजट की पूरी रकम वेलफेयर स्कीम्स के लिए और जो भी स्कीम्स के लिए ये मुख्तस किया गया है बजट, उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आम शहरी इसमें क्या कर सकेंगे, NGOs क्या कर सकेंगे, और वो शहरी जो सोचने समझने वाले हैं, बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनको क्या करना चाहिए। इस मौजू पर हम फिर एक बार गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर जावेद आलम साहब को। हम उनसे यही पूछेंगे कि बजट की रकम का मुकम्मल इस्तेमाल कैसे मुमकिन है, इस सिलसिले में NGOs क्या करना चाहिए और बाशऊर शहरी क्या करना चाहिए। शुक्रिया। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास बजट जो है अलग अलग स्कीमों के लिए, और जो टोटल बजट है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, अक़लियतों की बहबूद की जो वजारत है उसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी जनरल स्कीमें भी हैं जो कि उसमें अक़लियतों का हिस्सा है, और उसको भी हमें मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अगर देखें हम तो मतलब सबसे अहम चीज़ जो हमें मतलब डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं, जैसा कि हम वोट डालते हैं, हुकूमतों को मतलब मुंतखब करते हैं, लेकिन उनको जो जिस तरह से जवाबदेह हमें बनाना चाहिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जो इंतखाबी मंशूर होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसमें काफ़ी कुछ जो है चीज़ें निकल के आती हैं और फिर वो पॉलिसी बनता है और पॉलिसी के बाद बजट एलोकेट होता है। लेकिन जो आखिरी मरहला है कि पैसों का सही इस्तेमाल और जो सही फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उन तक उसका पहुंचना, और फिर उसके बाद उनके जो हालात हैं उसमें बदलाव, तो इन सारी चीज़ों को जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तो शायद बजट का जो असल मकसद है वो फौत हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो उस नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो जो पहला मरहला बजट बनने का है, जो कि अभी मतलब ख़त्म हो चुका है, बजट प्रेजेंट वाला मामला हमने कल देखा। अब बजट जो है इनेक्टमेंट होगा उसका। तो ये बजट जो है इनेक्टमेंट लगभग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को, उससे पहले इसको मंजूरी मिल जाएगी जी। तो मंजूरी मिलने के बाद जो है वो होता ये है कि जो बजट इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ होता है, जो कि मतलब 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो उसमें जो भी इदारे हैं या जो भी डिपार्टमेंट और शोबे हैं जो कि इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के तौर पे माने जाते हैं, उनको पैसे रिलीज़ किए जाते हैं। आमतौर से ये है कि स्कीमों के जो पैसे होते हैं वो क्वार्टरली रिलीज़ किए जाते हैं और इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ किए जाते हैं। अब वो स्कीम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्कीम का नेचर क्या है। अच्छा। और उसके अलावा जो पैसे फ्लो होते हैं तो उसमें भी 2 तरीका है। एक तो ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के ज़रिए जाते हैं। कुछ जो पैसे हैं वो वाया फिनांस मिनिस्ट्री दूसरे सूबों के फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है फिर वो ज़िले में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को भेजता है। तो इस तरह से जो फंड फ्लो मैकेनिज्म है वो अलग अलग स्कीमों का अलग अलग तरीके का है। तो उस फंड फ्लो मैकेनिज्म के अपने चैलेंजेस भी हैं, अपने उसके क्या कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, और उसके अलावा ये है कि उसको हमें समझने की ख़ास ज़रूरत है। अब हम बात करें
तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करें तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हमारे पास जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मीन्स जो है वो डीबीटी है। तो वो बेसिकली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के बाद दिया जाता है। लेकिन वहीं पे फ्री कोचिंग स्कीम है जो कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट हैं रिकॉग्नाइज्ड या रिप्यूटेड उनके जरिए जो है वो पैसा जाता है। तो वो अलग अलग शहरों में अपना उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो जो है प्रोजेक्ट लाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास और वहां से उनको पैसा सेंक्शन होता है और वो माइनॉरिटी बच्चों को जो भी उनके कोर्सेज में मतलब कोचिंग की ज़रूरत है वो उसको देते हैं। तो अब हमारे लिए मतलब जो एनजीओज हैं या जो मतलब शहरी हैं उनको पूरे साल मतलब ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बजट ट्रैकिंग या बजट मॉनिटरिंग है उसको करना ज़रूरी है। अब उसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो बजट या जो स्कीमें हैं जो उसकी गाइडलाइंस हैं उनका अच्छे से हमें मुताला करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उस समझदारी के साथ साथ फिर हमें ये कोशिश करना है कि जो बजट अलॉटमेंट का प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू होता है तो उस प्रोसेस में हमें अपने आप को मतलब एक तरह से जोड़ना चाहिए और हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्वार्टरली पैसा रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आमतौर से जो बजट आ जाता है तो बजट के जो क्वार्टरली डिटेल्स हैं वो आमतौर से पब्लिक डोमेन में नहीं मिल पाते जी। बहुत मुश्किल से जो है आपको कुछ स्कीमों को मिल सकते हैं जहाँ पे कि उन्होंने अपना MIS बना रखा है, जैसे मनरेगा, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन या ऐसे कुछ स्कीमों में जहाँ पे MIS है। MIS तो मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसका एक वेबसाइट होता है जो कि डेली बेसिस पे या क्वार्टर मतलब यानी वीकली बेसिस पे उसको अपडेट किया जाता है। लेकिन और स्कीमों में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो अगर इम्प्रूवमेंट की बात हम स्कॉलरशिप स्कीम से शुरू करें तो उसमें हमें सबसे पहले ये कोशिश करना है कि जो बेदारी वाला मामला है कि जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उन तक हमें पहुंचना है, उनको हमें बताना है स्कीम के बारे में, उसके फ़ायदे बताने हैं। उसके बाद उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो हमें बताना है, किस वेबसाइट से एप्लीकेशन होगा वो हमें बताना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनको बताना है और साथ साथ अगर मुमकिन हो तो स्कूल या कॉलेज लेवल पे फैसिलिटेशन भी कराने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आए अपना स्टूडेंट बच्चे बच्चियाँ और वो कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने की। कई बार जो है लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे भी नहीं होते, सही है, तो डॉक्यूमेंट्स टाइमली पूरे हो जाएं और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आए उस पर लोग अप्लाई करना शुरू कर दें। सही। तो अगर ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ज़्यादा बेदारी होगी तो फिर लोग ज़्यादा अप्लाई भी करेंगे। अब इसी से मैं अपनी बात जोड़ता हूँ कि अगर आप सबसे लेटेस्ट ईयर का मतलब डेटा लें और 2020-21 को लें जो सबसे लेटेस्ट ईयर है तो उसमें 2020-21 में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मींस स्कॉलरशिप में 58 लाख लोग उसका फायदा उठाए हैं जैसा वेबसाइट बता रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनको पूरा अमाउंट मिला है या आधा मिला है, वो एक अलग बहस है, लेकिन 58 लाख लोग फायदा उठाए हैं तीनों स्कॉलरशिप से। पिछले साल के बनिस्बत कम है या ज्यादा है? ये पिछले साल के बनिस्बत लगभग सेम है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन और अगर उससे पिछले आप सालों में जाएंगे तो ज्यादा था। 58 लाख से ज्यादा था, 58 लाख 72 लाख 72,000 से 58 पे आ गए, आप आ गए। तो उसमें अब जैसे आपको ये जानने की जरूरत है कि स्कॉलरशिप को लेकर के कोटा कितना है। तो अब जो है अगर आप जो है बात करें क्या नाम से ये आपका प्री मैट्रिक, तो प्री मैट्रिक में फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए कोटा 30 लाख है। अच्छा। पोस्ट मैट्रिक के लिए कोटा 5 लाख है। 1 लाख के आसपास जो है मेरिट कम मींस का है, तो लगभग 35-36 लाख का फ्रेश स्कॉलरशिप का कोटा है। अच्छा। फिर उसके बाद रिन्यूअल होता है। सही। तो रिन्यूअल में कितने बच्चे होंगे, तो अब अगर आप इससे देखें कि 35 लाख जो है वो कोटा है और मजीद जो है जो मतलब गैप है यानी तो 58 का, तो उसमें मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिन्यूअल में भी मतलब लोगों ने रिन्यू भी नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने वादा कितना किया था। 2019 में 2019 में गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम हर साल 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे। अच्छा जी, बाकायदा पार्लियामेंट में उन्होंने अनाउंस किया था इस चीज को। अच्छा, ये बीजेपी सरकार ने किया था। हाँ, 2019 में कि हम नेशनली 1 करोड़ स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। अब उसमें जो है अगर आप देखें तो
लगभग एक सवाल आप ये भी करेंगे कि अप्लाई कितने लोग किए हैं, मतलब एक चीज ये भी है। जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो यहाँ पे चैलेंज ये आ रहा है कि वहाँ पे जो आपने कहा कि शहरी एनजीओ क्या करें। अब आप मुझसे पूछेंगे अप्लाई कितना किए होंगे, तो एप्लीकेशन जो है वो आई थी 1,10,00,000 इन तीनों स्कॉलरशिप स्कीम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 58 लाख ने अप्लाई किया, तो मजीद जो 1,10,00,000 हैं, तो उसमें जो गैप हुआ 2 लाख, मतलब इधर आप ले लें, और करीब करीब जो है 50-52 लाख लोग जो है वो उनको स्कॉलरशिप मिला ही नहीं मिला। अब बिल्कुल बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं मिला। यहाँ पे जो है जो एनजीओज या जो सिविल सोसाइटी है उनको हुकूमत से बात करनी चाहिए इस डेटा के साथ कि मतलब जो गैप है बिटवीन स्कॉलरशिप अवार्ड और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, उसकी वजह क्या है। ये चीज कोई नहीं पूछ रहा है कि वो उनकी एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि जब गवर्नमेंट ने जो कोटा फिक्स कर दिया, वो कोटा जब नहीं बदलेंगे 30 लाख, 5 लाख और 1 लाख का जो है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कमीशन का, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सेस में भी दिक्कतें हैं, वहाँ पे अवेयरनेस और बेदारी की जरूरत है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें हैं वहाँ पे भी मुदाखलत की जरूरत है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना, उनको लेके जाना मिनिस्ट्री की तरफ, और फिर उसके बाद हमें स्टूडेंट से ये भी पता करना कि उनको स्कॉलरशिप कब मिलता है। अभी भी एक बड़ा मसला है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2021-22 में आपके पास जो भी अवेलेबल डेटा है, तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया तो हमें ये पता चला कि 2021-22 जो कि अभी चल ही रहा है, और मतलब दिसंबर तक जो ये 21-22 में हम हैं, और 20-21 में वो जो पैसा कितना जो है दिसंबर तक खर्च हुआ था, 3 क्वार्टर में शुरू में, तो स्कॉलरशिप का जो कुल पैसा था वो 19% ही दिसंबर तक खर्च हो पाया था। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो काफी डिलेड था। मतलब जो हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है लगभग जुलाई से, अगर स्कॉलरशिप जो है वो दिसंबर तक सिर्फ 19% तीनों स्कॉलरशिप में पैसा यूटिलाइज हुआ, इसका मतलब ये कि जो एकेडमिक ईयर है उसमें उन बच्चों को पैसा मिला ही नहीं। तो ये भी एक चीज है कि पैसे का टाइमली इस्तेमाल, तो कई लेवल पे हमें जो है मतलब उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और कई लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है। बच्चों के साथ काम करना है, हमें उनके वालिदैन को अवेयर करना है, हमें जो गवर्नमेंट के साथ इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी सपोर्ट करना है। इसलिए कई ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको पता ही नहीं है, या वो जो एनएसपी है उसमें वो रजिस्टर नहीं है। अच्छा। तीसरी चीज ये कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या माइनॉरिटी वेलफेयर है, वो लोग काफी खासा रोल जिले में प्ले करते हैं, फॉर्म को वेरिफिकेशन करने में, फॉर्म को इंडोर्स कराने में, जो इंस्टीट्यूशन जो हमारे स्कूल कॉलेज है उनसे, तो उस प्रोसेस में उनके साथ जो है वो एनजीओस मिलके काम कर सकते हैं। ये जो इंटरवेंशन का प्रोग्राम है वो जिले के स्तर पे होना चाहिए या स्टेट के हेडक्वार्टर के स्तर पर? और इसी तरह मरकज के लेवल पे। तो जिले के लेवल पे जैसे आपने कहा, तो जिले के लेवल पे वहाँ पे मतलब बच्चे या स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और हमारे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, और जिले का जो है डिपार्टमेंट मौजूद है, एजुकेशन और जो भी सोशल वेलफेयर या माइनॉरिटी वेलफेयर। तो बेसिक काम जो है वहाँ पे वहीं से शुरू होता है। इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा ये एनआईसी होता है, एनआईसी खासा रोल प्ले करता है। तो एनआईसी एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो मिलकर काम करते हैं। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन में काफी डिले होता है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। तो वही चीजें हैं कि मतलब बहुत मल्टी लेवल पे करने की जरूरत है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका रोल ये है कि वो पैसा रिलीज करते हैं, मतलब जैसे कुछ स्कीम्स में, और एनएसपी जो है मतलब माइनॉरिटीज के लिए, मतलब स्टेट स्कॉलरशिप है तो वहाँ पे उनका रोल है। एनएसपी में डायरेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब रोल ज्यादा है उसमें, लेकिन जो उसमें कमियां हैं, जो बदलाव है, जो चैलेंजेस हैं, उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बहुत ज्यादा है, अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा तफसील के साथ स्कॉलरशिप के बारे में तो बताया। स्कॉलरशिप के मुतालिक कुछ ना कुछ अवेयरनेस हम देखते हैं कि माशरे समाज में, मुल्क में है, लेकिन स्कॉलरशिप के अलावा जो स्कीमें हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाए। और आपने एक बात कही कि इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए, कितना गैप है, कितने हुए, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ तो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है,
जो नहीं है उनको कैसे हासिल करें? के लिए देखिए जैसे अब मैंने आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली बात कही, लेकिन जैसे अब MSDP है, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जी जी। तो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं जी ब्लॉक लेवल पे या टाउन्स के लेवल पे, तो उसमें जो अप्रूव प्रोजेक्ट या जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो हम मिनिस्ट्री के वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं जी। वो जो भी मतलब हाई लेवल कमेटी उसको अप्रूव करती है तो उसके मिनट्स वो वेबसाइट पे प्रोवाइड करती है। तो उसमें ये है कि उसको लेकर के हमारा बेसिक ये है कि हमको ये पता चल जाएगा कि किन ब्लॉक्स में कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। अच्छा। तो वहां पे कम्युनिटी या एनजीओज मॉनिटरिंग कर सकते हैं इस ब्लॉक लेवल पे कितना डिले हो रहा है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन अगर एक रेजिडेंशियल स्कूल का बन गया हो गया है तो उसको शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है, तो वो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी और पर्सनल विजिट से मिल जाएगी। सही है। अगर पर्सनल विजिट से नहीं मिलती है तो RTI डालें। तो RTI तो हर चीज के लिए कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो फर्स्ट हैंड मतलब इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट से हमको देखना है जी। और उसके बाद देखना है कि पर्सनल विजिट से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर पर्सनल विजिट से नहीं मिल पा रहा है तो हमको RTI फाइल करना होगा जी। तो MSDP की स्कीम है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि विमेन लीडरशिप प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको दिया जाता है। तो उसके लिए हमें मिनिस्ट्री से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा। ताकि विमेन लीडरशिप के प्रोग्राम्स को कैसे कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कैसे कर रहे हैं, वो चीजें हमें मिनिस्ट्री से लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही। मतलब इंफॉर्मेशन का जो लेवल है उसको भी कहाँ से हमें सीख करना है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन जमा करें जी, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, फिर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करें, एडवोकेसी करें। हाँ, एडवोकेसी करें जी जी। प्रेशर ग्रुप बनाए। अच्छा, प्रेशर ग्रुप बनाकर या फिर एडवोकेसी की जो बात है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे हो सकती है? क्या हम कोई चीज रिटर्न में दें? हाँ, या डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया जाए? उसके अलावा पब्लिक हेयरिंग हम लोग कर सकते हैं उस लोकेलिटी का। जैसे मान लिया अगर सपोज करिए कि एक स्कूल का या एक हेल्थ सेंटर का MSDP या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनाया गया, अब उसकी सहूलतें नहीं मिल पा रही लोगों को, तो उसके लिए हम पब्लिक हेयरिंग करें। वहाँ के उस जो लोग लोकेलिटी के लोग हैं उससे फायदा उठाने वाले थे, और फिर हम उनके साथ जाएं, कलेक्ट्रेट पे जाएं, उनसे बातचीत करें। अगर पैसे की रिलीज का इशू है जी, तो वहां से हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये लीजिए मेमोरेंडम, हमारा गवर्नमेंट मिनिस्टर को भेजिए। हाँ। और ये इस तरह के हम प्रोसेस अपना सकते हैं। और स्कॉलरशिप वगैरह को लेकर के भी हमें पब्लिक हियरिंग करनी चाहिए स्कूल कॉलेज में जा करके। सही। ताकि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया जी, कितने को मिला, पूरा मिला कि नहीं मिला, सही। डिले हुआ तो कितना डिले हुआ। फिर इस पब्लिक हियरिंग को आप सबमिट कर दें DC को, और मुमकिन हो सका तो एक कॉपी रिलीज कर दें मीडिया को। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने मुख्तसरन डॉक्टर साहब से समाअत किया कि किस तरह हम इंटरवेंशन एडवोकेसी का काम बजट के हवाले से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुतहर्रिक हो जाएं और थोड़ा सा बाशऊर हो जाएं तो ये जो 25% का गैप है या इस्तेमाल नहीं हो रही है रकम, उसको पूरा कर सकते हैं। और इसमें जो करप्शन इन्वॉल्व है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत अहम काम है जिस पर तवज्जो करनी चाहिए। हम एक तरफ चंदे के ज़रिए काम करने में तो मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन एक बड़ा फंड जो बिना चंदे के आपको मिल रहा है हुकूमत से, और वो भी आपका पैसा है, तो हम इसको हासिल करने की क्यों ना कोशिश करें। आज आप कोशिश करें, रफ्ता रफ्ता आप सीख जाएंगे, और इसके असरात आज नहीं कल नहीं, साल 2 साल बाद ज़रूर होंगे।